हेलो, सभी को नमस्कार। देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो है लॉजिकल फैलेसी। मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। और आप ये मान लो कि जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें सबसे अच्छा टॉपिक ये बनता है। इंटरेस्टिंग भी है और अच्छा भी है, क्वेश्चन होते हैं आते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले लॉजिकल फैलेसी क्या होती है? फैलेसी का मतलब होता है भाई जो झूठ वगैरह है, जो झूठा स्टेटमेंट दी जाती है लोगों द्वारा, या अपनी बात को मनवाने के लिए जो झूठी स्टेटमेंट का सहारा लेते हैं, वो फैलेसी आ जाती है। ठीक है। तो फैलेसी आर फ्लॉड, डिस्पेटिव या फॉल्स आर्ग्यूमेंट होते हैं, धोखा देने के लिए होते हैं। वो कैन बी प्रूवन रोंग विद रीजनिंग। ठीक है, जो लॉजिकली बात करें तो वो गलत साबित होते हैं। ठीक है। द मोस्ट कॉमन फैलेसी हम बहुत सारे जानते भी हैं, यूज भी करते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको कराऊंगा तो आपको पता भी चलता जाएगा। लेकिन बात ये कि फैलेसी का सर ये यूज कहाँ पर, झूठ कहाँ पर बोला जाता है? सर ये आर्ग्यूमेंट में या डिबेट करते टाइम हम यूज इनका करते हैं। चाहे वो कॉलेज में डिबेट हो, चाहे कोई एकेडमिक हो, चाहे फंक्शनल हो। ठीक है। हर आर्ग्यूमेंट अपने आप में करेक्ट या परफेक्ट नहीं होता। कुछ न कुछ कमियां होती है, कुछ न कुछ एरर होते हैं। उन एरर को ही हम लॉजिकल फैलेसी बोलते हैं और ये बहुत कॉमन होते हैं, हर कोई यूज करता है। आज आपको पता चलेगा कि हाँ सर ये एरर है, ये फैलेसी है, तो इसका हम बताएंगे कहाँ कहाँ पर। अगर बात हम करते हैं एग्जाम्पल को लेकर, हर कोई लॉजिकल फैलेसी क्लासरूम में भी आप सुनते हो या टीवी डिबेट में आप देखते हो। हर कोई डेटा के साथ आता है और अपनी बात प्रूव करने की कोशिश करता है, चाहे वो हो या ना हो। डिफेंड करते हैं अपनी अपनी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को, या हम आर्ग्यूमेंट करते हैं फ्रेंड से। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो चैलेंजेस हैं इनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आपको मैंने करवा था ना, सीलोजिज्म, कैटेगरिकल सीलोजिज्म हमने किया था, जिसमें स्क्वायर ऑफ अपोजिशन करवा था, वहाँ भी ये हेल्प करेगा और यहाँ तो करेगा ही करेगा। सीलोजिज्म में 3 चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, माइनर और मेजर टर्म और एक कंक्लूजन। अच्छा, मेजर प्रीमिसेस, माइनर प्रीमिसेस और कंक्लूजन। ठीक है। तो इसमें जो आपने देखा हो तो जो मूड एंड फिगर हमने टॉपिक किया था, पहले हम क्या लिखते हैं, मेजर प्रीमिसेस को लिखते हैं, फिर माइनर प्रीमिसेस को, और फिर हम उससे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जो मेजर प्रीमिसेस होती हैं वो जनरल प्रिंसिपल होता है, और जो माइनर होती है वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है। ठीक है। कंक्लूजन जो है वो अप्लाई होता है मेजर टू माइनर, यानी कि मेजर टू माइनर चलता है। इसलिए जब मूड एंड फिगर का टॉपिक मैंने आपको करवाया है, पहले मेजर टर्म लिखी, फिर माइनर टर्म लिखी है, उसके बाद कंक्लूजन हमने निकालने की कोशिश की गई। ठीक है। स्ट्रक्चर या नेमिंग कन्वेंशनल कैटेगरिकल सिलोजिज्म में पढ़ते हैं हम मेजर प्रीमिसेस। फर्स्ट प्रीमिसेस होती है कैटेगरिकल सिलोजिज्म में, मेजर प्रीमिसेस में मेजर टर्म होती है, माइनर प्रीमिसेस में माइनर टर्म होती है। ये हम सब पढ़ चुके हैं डिटेल में पहले भी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल सिलोजिज्म ये हमने पढ़ा था मूड एंड फिगर वाले टॉपिक में। तो इसमें भी यहाँ भी देखते हैं, आइए क्या कुछ दे रखा है। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल सिलोजिज्म, 3 तरह की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, ऑल 3 स्टेटमेंट, यहाँ पर कंक्लूजन भी इंक्लूड है। हमने पढ़ा था ना, प्रीमिसेस 1, प्रीमिसेस 2 और कंक्लूजन, इन तीनों को स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये मूड एंड फिगर में अगर आपने वो क्लास लगाई है तो आप सबको अच्छे भली भांति पता है। ऑल 3 स्टेटमेंट मस्ट बी स्टैंडर्ड और कैटेगराइज, यानी कि उसको मूड एंड फिगर वाला टॉपिक आपको करना पड़ेगा, ये बोल रहा है यहाँ पर मूड एंड फिगर, सॉरी, ये आपको ध्यान रखना है। और हर 2 अकरेंस ऑफ ईच टर्म, हर टर्म 2 बार आनी चाहिए, आइडेंटिकल और सेम सेंस में होने चाहिए वहाँ पर। और जो मेजर प्रीमिसेस है ये पहले होगी, माइनर प्रीमिसेस सेकंड नंबर पर, कंक्लूजन थर्ड नंबर। इसलिए इसको फर्स्ट स्टेटमेंट मेजर प्रीमिसेस को, सेकंड स्टेटमेंट माइनर प्रीमिसेस को, और थर्ड स्टेटमेंट हम कंक्लूजन को बोलते हैं। तो जो मूड है ये कैटेगरिकल सिलोजिज्म है। क्या है? कि कैटेगरिकल प्रपोजिशन है, सिलोजिज्म जिसमें हम ए ई आई ओ को पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म जो होती है वो प्रीमिसेस में होती है, और जो मेजर टर्म होते हैं, सॉरी, मेजर और माइनर टर्म कंक्लूजन में होती है, हम पढ़ चुके हैं। तो मिडिल टर्म जो फिगर होती है 4 तरह से हम डिटरमाइन करते हैं, आपको याद हो तो ऐसे, हॉरिजेंटल, फिर या ऐसे, और फिर हम ऐसे पढ़ते थे। 4 फिगर मूड एंड फिगर वाले टॉपिक में हम कर चुके हैं। ठीक है।
फिर 6 रूल ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये रूल जो है यहाँ से पेपर में आता है और इन्हीं से हम फैलेसी, अगर इन रूल को फॉलो नहीं करोगे ना, इन रूल को फॉलो नहीं करोगे तो सर वो फिर फैलेसी हो जाएगी, वो इसका यूज नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पर 6 रूल कौन कौन से हैं? सबसे पहले मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वन प्रीमिसेस, यानी कि जो मिडल टर्म है ना, ऐसे हम बनाते शेप, जैसे मैंने क्या किया था, आपको एग्जांपल याद है? प्रीमिसेस 1 क्या क्या था? ऑल रेड आर रोजेस, आप सबने अगर ये किया हो, और फिर क्या कहता? ऑल रोजेस आर ब्लू। फिर हमने क्या किया था कंक्लूजन में? ऑल रेड आर ब्लू, ये हमने किया था। तो जो मिडल टर्म रोजेस था ना, ये क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन प्रीमिसेस में तो होनी चाहिए मिडल टर्म। पढ़ा था ना ये तो सबने? ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मिडल टर्म कम से कम एक प्रीमिसेस में तो होनी चाहिए। ए टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी कंक्लूजन, डिस्ट्रीब्यूटेड मैं पहले बता चुका हूं, जिसके आगे ऑल या नो वर्ड हो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। ठीक है, अगर कंक्लूजन में ऑल या नो है तो प्रीमिसेस में भी एक टर्म उस टर्म के आगे ऑल या नो होना ही होना चाहिए। ठीक है, दोनों नेगेटिव प्रीमिसेस नहीं हो सकती, यानी कि प्रीमिसेस 1 और प्रीमिसेस 2 ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। नोट नोट नो नो नहीं हो सकता दोनों के आगे, या सम नोट या फिर सम नोट नहीं हो सकता, या क्रॉस भी नहीं हो सकता। दोनों नेगेटिव प्रीमिसेस हो ही नहीं सकती। नेगेटिव प्रीमिसेस से कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए दो में से एक नेगेटिव प्रीमिसेस है, एक तो नेगेटिव है और दूसरी प्रीमिसेस पॉजिटिव है, तो रिजल्ट हमेशा, कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव ही आएगा। क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव प्रीमिसेस से नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव कंक्लूजन से नेगेटिव प्रीमिसेस, उल्टा सुल्टा कर लो, एक ही बात है। और अगर यूनिवर्सल प्रीमिसेस है, यानी कि ऑल और, आप ये यूनिवर्सल नेचर के ना, अगर ये प्रीमिसेस यूनिवर्सल है तो आंसर भी यूनिवर्सल ही आएगा, ये भी ध्यान रख लेना, पर्टिकुलर कभी नहीं आएगा। ऑल या नो में प्रीमिसेस है तो आंसर भी ऑल या नो में आता है। ये 6 के 6 रूल है, अगर ये फॉलो नहीं होते, इन्हीं से फैलेसी बनती है, वो फैलेसी हम पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक अपना है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक आपको करवाया है कि ये होता क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए क्या को सिस्टम। फैलेसी के 2 टाइप है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल फैलेसी क्या होती है? जब स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो, P1 P2 और कंक्लूजन, जब इस स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम आ जाए तो वो क्या कहलाती है? फॉर्मल फैलेसी। ठीक है, तो क्या एक आर्गुमेंट है जिसके अंदर दो प्रीमिसेस और एक कंक्लूजन होता है, अगर यही सही ना हो, इसका स्ट्रक्चर ही खराब हो जाए, तो क्या कहलाता है? फॉर्मल फैलेसी। ठीक है, यानी कि प्रीमिसेस तो ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स हो जाए तो क्या कहलाता है? फॉर्मल फैलेसी। क्या कहलाता है? फॉर्मल फैलेसी। यानी कि ये जो आप ये मान लो, बस याद क्या करना है, फॉर्मल फैलेसी है ना, डिडक्टिव नेचर की होती है, यानी कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आप बोल सकते हो, डिडक्टिव रीजनिंग आप बोल सकते हो, ये वर्ड यूज करके। किस नेचर की? डिडक्टिव। और डिडक्टिव में आप लोगों को बिल्कुल याद अच्छे से वैलिड और इनवैलिड, क्या याद है? वैलिड और इनवैलिड, याद है ना? और वैलिड के अंदर क्या था आपको याद है? वैलिड वाली टेबल दोबारा करवाऊं, देखिए वैलिड में आपने क्या पढ़ा था सर? अगर प्रीमिसेस 1 प्रीमिसेस 2 और यहाँ पर लिख देते हैं कंक्लूजन। ठीक है, अभी मैं आपको ये रिमाइंड करवाऊंगा तो आपको सब याद आ जाएगा एकदम से। थोड़ा सा ये नीचे बनाना पड़ेगा। देखिए क्या था? प्रीमिसेस 1 प्रीमिसेस 2 और कंक्लूजन। देखिए क्या कुछ था, क्या था इसके अंदर? प्रीमिसेस 1, अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू होगा। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो कंक्लूजन फॉल्स होगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो कंक्लूजन दोनों हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करता हूं तो एक बार है ना, इस साइड को हम छोड़ देते हैं, ये तो हमारा बाद की बात होगी। एक बार जो बेसिक है वो समझा देता हूँ। कहने का मतलब है कि अगर प्रीमिसेस दोनों ट्रू है तो कंक्लूजन 100% ट्रू होगा, प्रीमिसेस दोनों फॉल्स है तो कंक्लूजन 100% फॉल्स होगा। ये आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट, यानी कि डिडक्टिव नेचर का है। और फॉर्मल फैलेसी भी डिडक्टिव नेचर की होती है। फॉर्मल फैलेसी कैसी होती है? डिडक्टिव नेचर की। तो यानी कि अगर मान ली फॉर्मल फैलेसी बनाना है, सॉरी फॉर्मल क्या बनाना है सर? फॉर्मल फैलेसी बनाना है तो सर एक काम करो ना, प्रीमिसेस को ट्रू कर दो, कंक्लूजन फॉल्स कर दो, या प्रीमिसेस फॉल्स कर दो, कंक्लूजन ट्रू, तो फॉर्मूला आ जाएगी। हाँ जी, बस स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है, तो याद रखना। तो ये फॉर्मल फैलेसी, डिडक्टिव फैलेसी, लॉजिकल फैलेसी या फिर नॉन स्क्वेटर फैलेसी, जिसको रेफर टू द अननेम, फॉर्मल फैलेसी का दूसरा नेम हो गया यहाँ पर, तीसरा बोल लो आपसे यहाँ। तो फॉर्मल फैलेसी एक पैटर्न है रीजनिंग का जो इनवैलिड
बाय ए फ्लो ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम बता रखा है। ठीक है, कहने का मतलब जो इनवैलिड होता है ना, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, वही फॉर्मल फैलेसी को डिनोट करता है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड, ये मैं पहले करवा चुका हूँ। अगर वैलिड नहीं है, जैसे प्रीमिसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स तो इनवैलिड, प्रीमिसिस फॉल्स कंक्लूजन ट्रू तो इनवैलिड, बस वही बात इसमें यहाँ पर की गई है। और उस इनवैलिड के कंडीशन में वहाँ पर क्या होती है, फैलेसी अराइज होती है, अलग अलग टाइप की, अलग अलग सिचुएशन में। ठीक है, इनके प्रीमिसिस ट्रू हो, कंक्लूजन फॉल्स होती है, फॉर्मल फैलेसी होती है। हो जाए नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा वैलिडिटी और ट्रूथनेस दो अलग अलग चीजें होती है, फॉर्मल फैलेसी में अलग अलग किया जा सकता है। तो आइए करते हैं वन बाय वन। जो एरिस्टोटल था, जो अरस्तु था, अरस्तु ने डिडक्टिव रीजनिंग या सिलोजिज्म के बारे में, एक टेक्निकल सिलोजिज्म हम पढ़ के आए, वहाँ पर बात की गई है। तो फैलेसी को ये 4 या 7 पॉइंट में इसने डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सी है देखिए। पहला, फैलेसी ऑफ फोर्थ टर्म, क्या दे रखी है, फैलेसी ऑफ फोर्थ टर्म फैलेसी। फोर्थ टर्म फैलेसी का मतलब क्या होता है कि कोई नया वर्ड निकल के आ जाए। जैसे इसके एग्जाम्पल है, मैं नंबर 1 को लेके चल रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल करवाता हूँ, तो आप ये थोड़ा ध्यान रख लेना। क्या है, मान लिया कि सर प्रीमिसिस 1 है और एक प्रीमिसिस 2 है, और फिर हम चलते हैं कंक्लूजन पे। किस पे चलते हैं, कंक्लूजन पे। अगर ये बोला जाए क्या, ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल बी आर सी, तो कंक्लूजन आना चाहिए सर ऑल ए आर सी, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर ये बोलते कंक्लूजन ऑल बी आर जेड, अब ये देखो नया वर्ड आ गया ना, यानी कि ए बी सी की बात हो रही है और यहाँ पर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ फोर्थ टर्म। क्या बोलते हैं, फैलेसी ऑफ फोर्थ टर्म। ठीक है, यहाँ पर पीपीसी तो होगा, बट एक ही फिर क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, फैलेसी ऑफ फोर्थ टर्म। याद रह जाएगा नहीं रह जाएगा, बोलो। फैलेसी ऑफ फोर्थ टर्म क्या हुआ सर, ए बी सी की बात हो रही है प्रीमिसिस में, और कंक्लूजन में आप कुछ नई रामकहानी गा रहे हो, तो उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ फोर्थ टर्म। ठीक है, ये इसका एक नाम और है, क्वार्टिनियो टर्मिनोरम, टर्मिनोरम, ये आप और याद रख लेना। याद रह जाए क्या, ये एग्जाम्पल साथ के साथ लिख लेना आप कि सर कंक्लूजन में कोई अलग ही मीनिंग आ जाए, वर्ड आ जाए जो उस प्रीमिसिस में है ही नहीं। आ जाओ नेक्स्ट वन, बात करते हैं फैलेसी 2, फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी, ऑफ है ये, फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूअस टर्म, फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूअस टर्म। चलो इसका भी एग्जांपल करते हैं। टर्म, इनके टर्म में ही अस्पष्टता है। जैसे ये लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, ऑल बेल आर रिंगिंग, सभी घंटियां रिंग लगा दो, और बेल आर रिंग यानी घंटियां बजना। सेकंड, सम रिंग्स आर बेड, सम रिंग्स आर बेड। फिर मैंने क्या किया, कंक्लूजन लिख दिया। क्या लिख दिया, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखा, सम बेल्स आर बेड, सम बेल्स आर बेड। अब देखो यहाँ पर तो मतलब ये नहीं कर रहा, अगर मैं आपको बताऊं कि सभी बेल, यहाँ पर क्या और बेल मतलब घंटी, और यहाँ पर रिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रिंग का मतलब होता है सर बजना। क्या होता है, बजना, घंटी तो बजेगी, और यहाँ पर रिंग का मतलब होता है अंगूठी। क्या होता है, अंगूठी। तो ये रिंग है मतलब अंगूठियां हैं या अंगूठी है, तो ये वर्ड जो है खुद में ही गड़बड़ है भाई। ये घंटी के बजने की बात कर रहा है, या अंगूठी जो अच्छी नहीं है उसके बारे में बात कर रहा है। तो यानी कि अगर वर्ड में ही गड़बड़ है, किस में गड़बड़ है, वर्ड में, यानी कि यहाँ पर पीपीसी, यानी कि देखो पीपीसी, फर्स्ट प्रीमिसिस, सेकंड प्रीमिसिस और कंक्लूजन, इसको पीपीसी बोलते हैं। पीपीसी तो होगा, बट एक ही शब्द की मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पर रिंग का मतलब अलग है, यहाँ पर रिंग का मतलब अलग है। ये रिंग्स या ऐसे उस लगाने से कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिंग का मतलब अंगूठी, यहाँ पर रिंग का मतलब होता है घंटी का बजना। तो ये दोनों अगर वर्ड में ही गड़बड़ है तो उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ एम्बिजियस टर्म, इनके अस्पष्टता है इसके अंदर, वर्ड के अंदर। तो ये आपको एग्जाम्पल जो है आपको साथ के साथ नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, याद रह जाएंगे। फिर थर्ड वन बात करते हैं फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म। अगर मिडल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या हम यूज करेंगे, तो मिडल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड के लिए हम यूज करते हैं। देखिए, अगर मान लिया प्रीमिसिस 1 बोल रखा है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, और प्रीमिसिस 2 दे रखी है सम बी आर सी,
और फिर दे रखा है कंक्लूजन, क्या दे रखा है कंक्लूजन, सम ARC, इसको बोलते हैं। अच्छा मिडल टर्म बताओ क्या है सर, यहाँ पर मिडल टर्म है बी, क्या है बी, बताओ हाँ या ना, हाँ जी ये तो पता चल गया हमारे पास कि मिडल टर्म है जो वो है बी है। लेकिन मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है जिसके आगे ऑल या नो या नोट वर्ड हो, क्या क्या हो, ऑल लिखा हो, नो लिखा हो, नोट वर्ड लिखा हो। तो सर क्या बी के आगे कहीं भी ऑल नो नोट लिखा है, यहाँ पर तो बी के आगे लिख रखा क्या सम, यानी कि सर यहाँ पर तो नहीं है नोट, और ना ही यहाँ पर बी के सामने कुछ है, ना ही यहाँ पर बी के सामने कुछ भी लिख रखा है। तो इट मीन्स क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर मिडल टर्म है उसके आगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म। क्या बोलते हैं, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना पड़ेगा, अगर ऑल AR नोट बी लिखा मिल जाए तो इसका मतलब एक ही बात है, जो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ ना पैरेलल, या तो ये लाइन लिखी मिले या जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखी मिल जाए, तो भी एक ही बात है, क्या लिखा मिल जाए सम AR नोट बी, इसका मतलब दोनों का एक ही होता है। ऑल AR नोट बी या सम AR नोट बी का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। हो जाएगा ना याद, ठीक है जी। आज से एक लाइन और लिख लो सिर्फ, AR नोट बी, अगर ये लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है नो ARB। क्या मतलब होता है इसका, नो ARB, ये दोनों का मतलब भी एक ही होता है। ठीक है, और जो ओल वाला था वो प्लूरल था, और ये क्या है सिंगुलर सेंस में दे रखा। बस ये मीनिंग दो लाइन है, सिर्फ ये दो ही लाइन याद करनी है, इन दोनों का मतलब क्या होता है एक ही होता है। याद रह जाएगा ना, ARB है, इसके आगे कुछ भी लिख रखा, इसका मतलब होता है नो ARB। अगर यह नोट है ना इसलिए यहाँ पर नो आ गया, क्या हो गया, यहाँ नोट था इसलिए यहाँ पर नो आ गया। बस ये था आपकी मिडल टर्म के रिगार्डिंग। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अपना फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ माइनर एंड मेजर टर्म। चलो आइए माइनर और मेजर टर्म के रिगार्डिंग बोलते हैं, अभी बात करेंगे। तो मैं देखिए प्रीमिसेस लिख रहा हूँ, हर हर उसका फैलेसी का आपको मैं आर्ग्यूमेंट के थ्रू करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल ARB, प्रीमिसेस सेकंड है सम AR नोट C, सम AR नोट C। अगर मैं बात करता हूँ कंक्लूजन की, नो BRC, क्या देना है, नो BRC देखना है। अगर मैं बात करता हूँ मिडल टर्म की, मिडल टर्म तो सर A हो गया, क्या हो गया A, डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, कोई फैलेसी नहीं है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है माइनर टर्म, अब इसको बोलो क्या बोलेंगे माइनर टर्म, क्या बोलेंगे माइनर टर्म, और इसको क्या बोलेंगे C को मेजर टर्म। बोलो हाँ या ना, हाँ जी, इसको माइनर बोलेंगे और इसको मेजर टर्म बोलेंगे। यहाँ तक तो सिंपल है। अब जो ये माइनर टर्म है, माइनर टर्म ये क्या होना चाहिए, अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इट मीन्स प्रीमिसेस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, है ना। तो प्रीमिसेस में बी है लेकिन यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड माइनर टर्म। क्या वर्ड यूज करेंगे, बी जो है वो क्या है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और माइनर टर्म है, तो इसको बोलेंगे इलिसिट ऑफ माइनर टर्म। क्या बोलेंगे, इलिसिट ऑफ माइनर, यानी कि जब कोई टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कंक्लूजन के आगे नो नोट या ऑल वर्ड दे रखा है, कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन प्रीमिसेस में नहीं है, तो उसको इलिसिट वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह मेजर की बात करें तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए P1, अगर मैंने लिख दिया ऑल ARB P2 सम BRC, और कंक्लूजन की बात करते हैं तो सम AR नोट C, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या किया, मेजर माइनर टर्म के बारे में बात करते हैं। माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कोई जरूरी नहीं। अब ये देखो कंक्लूजन में मेजर टर्म क्या है सर, मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है C, लेकिन यहाँ पर C के आगे कोई ऑल नो नोट वर्ड नहीं लिख रखा, इट मीन C क्या हो गया इलिसिट, फैलेसी ऑफ इलिसिट ऑफ मेजर टर्म इसको हम बोलते हैं। ठीक है, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड मेजर टर्म बोल सकते हैं, तब भी बात एक ही है। नेक्स्ट वन आगे हम बढ़ते हैं, फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रीमिसेस। इसको ये दूसरा नाम क्या है, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमिसेस। इसका मतलब क्या दे रखा है कि अगर नेगेटिव है, ठीक क्या है नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव से कभी भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, इसलिए बोलते हैं नेगेटिव प्रीमिसेस। कैसे, आइए करते हैं। प्रीमिसेस 1,
अगर मैंने बोल दिया नो ए आर बी और प्रीमिसिस 2, मैंने लिख दिया सम बी आर नोट सी। अब कंक्लूजन, कंक्लूजन चाहे कुछ भी लिख दूं मैं, कंक्लूजन मैंने लिख दिया सम ए आर नोट सी। अब कंक्लूजन तो देखना ही नहीं है आप लोगों को। क्यों नहीं देखना सर? यहाँ पर भी नो आ गया, नेगेटिव हो गया ये, और यहाँ पर भी सम नोट आ गया, नेगेटिव हो गया, तो कोई कंक्लूजन नहीं देगा। तो यहाँ पर कैसी फैलेसी है? फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रीमिसिस या फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमिसिस, इसको हम बोलते हैं। ये फैलेसी का टाइप है। तो आपके जो पेपर में आएगा ना, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन दे देगा, एक आर्ग्यूमेंट दे देगा, उस आर्ग्यूमेंट को देखकर आपको बताना है कि किस टाइप की इनमें से फैलेसी है। ठीक है तो आसान ही, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल है आपको करवाए। नेक्स्ट वन बात करते हैं अफर्मेटिव। सर अफर्मेटिव मतलब सर पॉजिटिव होता है, पढ़ के आए थे। हाँ जी, अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम ए नेगेटिव प्रीमिसिस या फैलेसी आर ड्राइंग। अब देखो प्रीमिसिस तो है, मैंने क्या बताया था आपको याद हो, मैंने बताया था अगर दो प्रीमिसिस दे रखी है, क्या दे रखी है? दो प्रीमिसिस, ऑल ए आर बी, एक तो ये दे दी, एक प्रीमिसिस दे दी 2, नो बी आर सी। अब मैंने बोला था भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर प्रीमिसिस दो में से दोनों नेगेटिव है तो कोई कंक्लूजन नहीं, जिसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रीमिसिस और फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमिसिस। अगर एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी हमेशा नेगेटिव ही आएगा। सम ए आर सी मैंने लिख दिया, इट मीन्स ये क्या है सर? ये है आपकी फैलेसी अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमिसिस को हम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है, लेकिन कंक्लूजन में कहीं भी नेगेटिव है ही नहीं वर्ड, तो इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ ड्राइंग भी इसको हम बोलते हैं। और लास्ट वन आता है फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल या एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, इसके लिए की बात है। तो ये अगर हम वर्ड यूज करते हैं तब देखिए क्या है। ठीक है, अब मान लें कि इसके लिए अगर प्रीमिसिस हम करते हैं, इसके रिगार्डिंग भी P1 अगर लगाओ, ऑल ए आर बी, P2 लगाते हैं ऑल बी आर सी, तो कंक्लूजन क्या देंगे? सम ए आर सी, सम ए आर सी हमारे पास हो जाएगा। अब हमने एक चीज़ बात आपने याद किया, मैंने बताया था कि अगर जैसे रूल पढ़े थे ना हमने, जो 6 रूल थे वहीं से बन रहा सारे की सारी फैलेसी, उन रूल को फॉलो ना करना फैलेसी कहलाता है। तो क्या था इसमें सर? ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है, ये सॉरी ये भी यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है, तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल होना चाहिए। कभी भी यूनिवर्सल से कंक्लूजन पर्टिकुलर नहीं आएगा। यूनिवर्सल क्या होता है, पर्टिकुलर क्या होता है, ये आप सारे के सारे मैं करवा चुका हूँ, स्क्वायर ऑफ पोजीशन का वीडियो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये तो था आपका फॉर्मल फैलेसी के रिगार्डिंग। अब आइए बात करते हैं आगे इनफॉर्मल फैलेसी। जब प्रॉब्लम स्ट्रक्चर में ना होकर प्रॉब्लम कंटेंट में होती है, फॉर्म में होती है, टेक्स्ट में होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? इनफॉर्मल फैलेसी। इट इज एन एरर इन द फॉर्म, कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट इन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसके बाद कर इनफॉर्मल फैलेसी बहुत सारी फॉर्म होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब फॉर्मल से ज़्यादा हम इनफॉर्मल फैलेसी का यूज करते हैं, हर कोई यूज इसका कर रहा है। ठीक है, कुछ न कुछ बेसिक अजम्पशन पे ये बेस होता है। ठीक है, और जब हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन एक स्टेटमेंट है जो आपको ये यहाँ से यहाँ तक याद रख लेना। क्या दे रखा है? इनफॉर्मल फैलेसी आर मोर डिपेंडेंट ऑन मिसयूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ज़्यादा मिसयूज लैंग्वेज का इनफॉर्मल फैलेसी करती है। ऑफ एविडेंस, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इररिलेवेंट एजम्पशन देना, रॉन्ग एनालॉजी करना। लेकिन इंटरेस्टिंग है ये फॉर्मल फैलेसी, तो टू द पॉइंट है, लेकिन ये क्या है ये इंटरेस्टिंग देर की टाइप ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी 3 टाइप में डिवाइड किया ABC। तो आइए ए को हम पहले पढ़ते हैं। फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन, यानी कि अनुमान, कल्पना, संभावना आप लगाते हो फैलेसी, उसके रिगार्डिंग। प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ विदाउट एविडेंस, जब आप क्या करते हो? कोई भी अनुमान लगाते हो बिना किसी एविडेंस के। ठीक है, कैन ऑल्सो कोज फैल्सियस रीजन, जिसके कारण क्या होता है? फैलेसी क्रिएट होता है। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन वैसे ही आपने अनुमान लगा लिया। तो इसके अंदर आइए क्या क्या है, इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी है, जैसा नाम वैसे काम है यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही गड़बड़ है, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसी के अंदर गड़बड़ है। जैसे हैव यू स्टॉप टेलिंग लाई, क्या आपने झूठ बोलना बंद कर दिया है? अब अगर आपने यस बोला तो प्रॉब्लम, मतलब पहले बोलते थे, नो बोला तो मतलब अब भी बोल रहे हो, तो ये क्वेश्चन ही क्या है? यानी कि क्वेश्चन ही एक आपने ऐसा पूछ रहे हो, बोलते ना कि आपने चोरी करना छोड़ दिया, तो वो सारा का सारा क्या है? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी हो गया, कि जब क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर यू गोइंग टू एडमिट यू आर रॉन्ग, क्या आप ये मानते हो कि आप गलत हो? हाँ कर दिया तो भी ठीक, तो भी फंस गए, और ना कर दिया तब भी प्रॉब्लम है। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी, यानी कि क्वेश्चन ही में गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट वन दे रखा है आपका फिर हैस्टेज जनरलाइजेशन फैलेसी या फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन इसको हम बोलते हैं। ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम इनकम्प्लीटेड इन्फॉर्मेशन, आपके पास नॉलेज नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे आपने क्या बोला, आप एक दो लड़के लड़कियों से मिले जो हॉस्टल में रहते थे, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, तो आपने एनालाइज कर दिया। क्या बोल दिया कि जो भी ऑल दोज हु लिव इन हॉस्टल आर स्पॉइल्ड, वो बेकार है, वो खराब है, वो बिगड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अब नॉर्मल सिचुएशन है ना, ये तो जरूरी थोड़ी ऐसा हो, लेकिन आपने इसका क्या कर दिया, किसी एक का फीचर पड़ा, हॉस्टल वाले से दो चार से मिले, आपको लगा उनका बिहेवियर ठीक नहीं था, आपने एनालाइज कर दिया सभी का ऐसा ही है, तो इसलिए जर्नलाइज कर दिया आपने इस बात को। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपकी नेगेटिविटी को शो करते हैं। ठीक, हिटलर वेजिटेरियन था, इट इज नॉट ट्रस्ट ऑन एनी वेजिटेरियन। ठीक, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस टाइप से बिन बेतुकी बिन बोलते हैं ना, बिन पाँव के बेतुकी बातों के को पाँव नहीं होते, ऐसा XYZ कुछ भी मान लो। हैस्टी जनरलाइजेशन मतलब किसी एक की नेगेटिव बात को लेकर आप बैठ जाते हो और फिर सभी के बारे में वैसी धारणाएं बना लेते हो, आपके साथ जो गलत हुआ है। फिर इसका बिल्कुल अपोजिट आता है आपका स्वीपिंग जनरलाइजेशन फैलेसी, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिविटी को लेकर चलते हैं। भी एक कोई पर्टिकुलर पर्सन मिला आपने जो हॉस्टल में रहता था, आपके साथ अच्छा बिहेव किया उसने, और आपको लगा नहीं भाई हॉस्टल में रहने वाले बच्चे तो सारे शरीफ होते हैं, तो याद आएगा। ठीक है, जैसे रनिंग इज ए गुड वे फॉर टू कीप फिट, किसी ने बोल दिया तो आपको लगा कि हाँ भाई 1 मील चलना ही चाहिए, तो अच्छी बात है। तो ये स्वीपिंग जनरलाइज फैलेसी, यानी कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट। इसमें नेगेटिविटी के बेस पर, एक व्यक्ति की नेगेटिविटी से, एक गुण के बेस पर हम पूरे कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं, सेम डिटो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं अपना पोस्ट होक एर्गो प्रोप्टर होक, इसको कोज एंड इफेक्ट फैलेसी बोलते हैं। आफ्टर दिस, भाई एक घटना हो गई, इसके कारण ये ऐसा हुआ, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो एक्सीडेंट हो गया, ये क्या कहलाता है आपका कोज एंड इफेक्ट फैलेसी, इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोज एंड इफेक्ट फैलेसी। भाई एक की हैपनिंग होने से बी का हैपन्ड होना, ये क्या कहलाता है? कोज एंड इफेक्ट। आई सा ए कैट देन आई क्रश माई कार, कैट इज बैड लक, बस ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो था एक घटना होने का दूसरे को जिम्मेदार ठहराना। और कम होक, ये इसका साथ में हो गया, और विद दिस, दोनों का साथ में होना। क्या है? दो इवेंट जब साथ में होते हैं, वो तो क्या था, पहले बिल्ली रास्ता काट गई, फिर बाद में जाके एक्सीडेंट होना, लेकिन एक होता है दोनों चीज़ों का साथ में। जैसे आपने क्या किया, एग्जाम्पल है, हर चीज़ का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा समझने के लिए। हॉस्पिटल में आप गए, वहाँ पर सारे बीमार पड़े थे, तो आपने क्या देखा, भाई जितने भी बीमार होते हैं हॉस्पिटल जो लोगों को बीमार कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपने देखा हॉस्पिटल और देखा बीमार लोग सारे इकट्ठे थे साथ, तो आपने उनको जोड़ दिया। तो ये होता है कम होक फैलेसी। फैलेसी का मतलब कुछ न कुछ गलतियां हैं, तभी फैलेसी वर्ड यूज किया गया उनके साथ। एक आता है स्लिपरी स्लोप फैलेसी। क्या होता है स्लिपरी स्लोप? स्लिपरी स्लोप का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे आपके कोई फ्रेंड बोलता है कि भाई नहीं भाई आप, जैसे कई बार नहीं होता कि भाई ये आपकी चीज़ ये मुझे दे दे, बोला नहीं अगर आपको मैं दूंगा तो फिर तो मेरे को सभी को देनी पड़ेगी क्लास में वो चीज़ें। होता नहीं होता? भाई आपकी कॉपी मेरे को दे दे, मेरे को क्वेश्चन करने, तो आपने बोला नहीं आपको दे दी मैंने, सभी को देनी पड़ेगी। उस टाइप की फैलेसी क्या कहलाती है? स्लिपरी स्लोप फैलेसी। ठीक है, दिस फैलेसी अज्यूम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन इफ वी लेट योर ब्रदर स्टे, अगर हम आपको भाई को यहाँ पर रहने देते हैं, हमें आपकी पूरी फैमिली को रहना देना पड़ेगा, ऐसे कुछ आप बोल सकते हो। या फिर आता है नेक्स्ट वन टू क्वोक फैलेसी। भाई तू कौन सा सही है, तो भी तो झूठा है। कैसे? जब मान लिया कि कोई खुद है ना फ्रिज से पानी निकाल के बोतल में पी रहा है, और जब आप पीने लगे तो बोला कि नहीं ऐसा मत पीना चाहिए, तो फिर क्या एग्जाम्पल दे रहा है? भाई तू तो पूरी बाल्टी पी जाता है ठंडे पानी की, और मुझे एक बूंद पीने से मना कर रहा है, तो उसको बोलते हैं टू क्वोक फैलेसी। या फिर एक काम करते हो, आपने देखा कि एक व्यक्ति जो है ना शादी में बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा रहा था, ठीक है, और आपके बाद मान ली कोई ऐसा इवेंट आया कि एक फंक्शन हो गया उससे नेक्स्ट डे, और आप आइसक्रीम खा रहे थे, उस आदमी ने जाके बोला आपको नहीं ये नहीं खानी चाहिए, सर्दी का मौसम है आपको बीमार हो जाए, तो आप क्या बोलोगे उसको? अरे तू तो मत बोलो, बस तू तो बोलने लायक ही नहीं है। तो उसको बोलते हैं टू क्वोक फैलेसी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति सलाह दे रहा है जो खुद फॉलो नहीं कर रहा उसके नियम को। ठीक है, यानी कि लुक हु टॉकिंग, देखो कौन बोल रहा है, कौन राय दे रहा है, ये किस में आ जाता है आपका? टू क्वोक फैलेसी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रख लेना है।
मतलब कोई ऐसा व्यक्ति राय दे जो खुद ही उस बात को फॉलो ना करता हो। जैसे बोल दे कोई कि सुबह वॉक पे जाना चाहिए 5 किलोमीटर और खुद उठता है 11 बजे, तब तो प्रॉब्लम है ना। फिर आता है अपील टू इग्नोरेंस या आर्गुइंग फ्रॉम इग्नोरेंस या एड इग्नोरेंटम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना। मतलब क्या है कि आप अगर किसी चीज़ को प्रूव ना कर पाओ उसके बारे में बता दें। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, पीपल हैव बीन प्रेइंग टू गॉड, इनकी बहुत सालों से वर्षों से लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। जब तक नो वन कैन बी प्रूव ही डज नॉट एग्जिस्ट, कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो नहीं है, इसलिए गॉड है। मतलब अगर आप कोई चीज़ किसी को प्रूव नहीं कर पा रहा है कोई, तो आप बोल दो कि तो ठीक है, वो बस वही बात है। दीज फैल्स हम हर डे देखते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, एडवर्टाइजमेंट में, पॉलिटिक्स में, हिस्ट्री में। ठीक है, जिसके बारे में कोई प्रूफ ना कर सके, आप उसको गलत बोल दो। आप ये बोल दो भगवान नहीं है, कोई प्रूव नहीं कर सकता, तो मतलब नहीं है। आप बोल दो भगवान है, कोई प्रूव नहीं कर सकता, तो मतलब है। बस सीधी बात ही है। जहाँ पर आस्था, बिलीफ की बात आ जाती है, वहाँ पर ये फैलेसी क्रिएट होती है। ठीक है, द फैलेसी आर्ग्यूड ए प्रपोजिशन ट्रू बिकॉज इट इज नॉट बी प्रूवन। मतलब कोई चीज़ है, चाहे आप ट्रू फॉल्स, वहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट वन फिर बात करते हैं सर्कुलर आर्ग्यूमेंट या सर्कुलस ऑफ प्रोबेडेन, यानी कि सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, मतलब जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। ये हम आर्ग्यूमेंट में पढ़ के आए थे, करा था ना मैंने, एक्स बेस वाई पे, वाई बेस एक्स पे, तो यही आ जाता है। पेटिटियो प्रिंसिपी जिसको हम बोलते थे। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या दे रखा है, जैसे हमने बोल दिया गीता इज ट्रू बिकॉज गीता से इट इज ट्रू। मतलब गीता में जो लिखा गया है वो सही है, क्यों? क्योंकि गीता ऐसा बोल रही है कि उसमें जो लिखा गया है वो क्या है, सही है। गीता यहाँ पर हम अपनी ग्रंथ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद है सर्कुलर, मतलब जहाँ से है वहीं पर रिपीटेशन चल रहा है। अज्यूमिंग द इनिशियल थिंग, जहाँ पर हम पहले थे वहीं पर हम लास्ट में पहुँच जाते हैं। ठीक है, फैलेसी कब है, जब पर्सन आर्ग्यूमेंट जस्ट रिपीटिंग वट दे ऑलरेडी अज्यूम डू बिफोर हैंड, जो अपने कन्वर्सेशन से पहले बात कर रहा था लास्ट में भी उसी पे आ जाता है, वो यहीं पर आ जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं फॉल्स डिलीमिया या ब्लैक एंड वाइट फैलेसी, ये हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, या आइदर और फैलेसी भी इसके लिए वर्ड यूज किया जा सकता है। तो आइदर और या ब्लैक एंड वाइट का मतलब ये एक चीज़ होगी तो दूसरी होगी, एक चीज़ है तो दूसरी होगी। ये आपकी किस में आ जाती हैं, फॉल्स डिलेमा या आइदर और के अंदर। इसको कई बार है ना बाइफिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि दो ही पार्ट इसके अंदर होती हैं। कब, व्हेन समवन प्रेजेंट देयर आर्गुमेंट इन सच ए वे, एक व्यक्ति अपनी बात रखता है जिसमें दो ही ऑप्शन देता है, वो क्या कहलाता है आपका ब्लैक एंड वाइट फैलेसी। लाइक लेटिन अमेरिका ओनली 2 कंट्री ऑफर ट्रैवल, दो ही लोगों को ट्रैवल करने की परमिशन देता है, मैक्सिको और या आपकी कुछ भी मान लो जर्मनी या ग्वाटेमाला, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। ये था आपका फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन। 10 पॉइंट थे इसके अंदर, जैसा नाम है वैसा ही काम है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। फिर आता है फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी, यानी कि जहाँ पर वर्ड में प्रॉब्लम है, उसके अंदर स्पष्टता नहीं है। फैलेसी कैन बी कॉज बाय द लैक ऑफ क्लैरिटी या मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पर ये आपका फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी आता है। आइए इसके क्या क्या पॉइंट है ये पढ़ते हैं। तो 3 ही पॉइंट है इसके, पहले वाले के 10 थे, इसके सिर्फ 3 ही हैं। आप बोल सकते हो कि एक्सेंट फैलेसी। ठीक है, एक्सेंट का मतलब यहाँ पर होता है उच्चारण। भाई आप वर्डों का उच्चारण ही कुछ इस तरीके से कर रहे हो जिसमें सामने वाले की कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, आप कुछ क्या देर आर बेस्ड ऑन स्ट्रेस या इम्फेसाइज ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड या एक पार्ट पर। ठीक है, जो आपको क्लियर, जो आपको नहीं आता आप उसी पे बार बार फोकस कर रहे हो, तो वो फैलेसी क्या कहलाती है, एक्सेंट फैलेसी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, आई डोंट टेक इन द टेस्ट, एग्जाम्पल है मैंने कल टेस्ट नहीं लिया, इट मीन्स मतलब कल नहीं लिया तो उससे पहले दिन लिया होगा या फिर अगले दिन होगा, बहुत सारे वर्ड उसके आ सकते हैं, इनके यहाँ पर पूरी बात क्लियर नहीं हुई। फिर आते हैं इक्विवोकेशनल फैलेसी, यानी कि अनेकार्थ, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। क्या होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेंशन भी किया गया मिसलीड बाय साउंडिंग, कि साउंडिंग से अलग अलग मीनिंग निकल के आते हैं, तो उस कंडीशन में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि डिफरेंट यूजिंग वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, एक ही शब्द का अलग अलग जगह आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, दिस अकर व्हेन वर्ड यूज मल्टीपल टाइम्स विद डिफरेंट मीनिंग, एक ही वर्ड का यूज किया जा सकता है, बहुत बार किया जा सकता है, और एक ही पैराग्राफ में किया जा सकता है, और अलग अलग मीनिंग हर बार निकाल के आ रहा है। तो कोई भी वर्ड है, फ्रेज है, सेंटेंस है जो जानबूझकर, डेलिबरेटली जानबूझकर कंफ्यूज करता है, धोखा देता है, या फिर आप बोल सकते हो कि साउंडिंग उसकी अलग अलग होती है,
कहना कुछ चाहता है लेकिन कह कुछ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, रूट वर्ड की प्रॉब्लम होती है, इक्वल वॉइस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ए सिंगल वर्ड कैन से टू डिफरेंट थिंग, एक वर्ड को अलग अलग चीज़ों मतलब दो तरीके से कहा जा सकता है। तो दूसरा वर्ड जो आप निकाल रहे हो वो एम्बिग्यूटी को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिप्लेसिंग फ्रॉम माई जॉब विद अर्ली रिटायरमेंट। अब आप बोले कि मैंने जॉब भी रिप्लेस कर ली, अर्ली रिटायरमेंट भी वर्ड यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी है। फिर आता है स्ट्रोमैन फैलेसी। स्ट्रोमैन फैलेसी का मतलब होता है जब आप किसी से आर्ग्यूमेंट करते हो और जीत ना पाओ तो सामने वाले की जो कमजोरी होती है उसको पकड़ कर बैठ जाते हो, उस पर अटैक करते हो, तो उसको बोलते हैं स्ट्रोमैन। घास का पुतला बना दिया उसने, आपने एक इमेज बना दी जो रियलिटी में उसकी है नहीं, और उस पर आप हमेशा आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हो, उसके ऊपर आप बोले जा रहे हो, सामने वाला फिर नहीं बोल पाता, ठीक है। स्ट्रोमैन जैसे होते हैं अपने खेतों में लगाते हैं जो घास का पुतला, वही वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या देखिए, स्ट्रोमैन फैलेसी, समवन अटैक ए पोजीशन द ओपोनेंट डजंट रियलिटी होल्ड। आप है ना अपने विरोधी की एक ऐसी पोजीशन पे अटैक करते हो जो उसकी रियलिटी में है ही नहीं, आपने ही बना रखी वो बस डिफेंड करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करते, जैसे रियलिटी में जिस आर्ग्यूमेंट पे वो काम करना वो ना छोड़कर आपने क्या किया, एक स्ट्रेटजी बना दी। खासकर जैसे चेस वगैरह गेम जब आप खेलते हो तो सामने वाले के आप जानबूझकर अपने छोटे प्यादे व्यादे उस सामने वाले के खिला रहे हो, जबकि आपकी स्ट्रेटजी उसके राजा को मारने की होती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो घास का जो पुतला बनाते हैं उसी को स्ट्रोमैन बोलते हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है मिडिल क्लास अमेरिकन इन दी माइंड। लोगों के माइंड में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिडिल क्लास अमेरिकन, जबकि रियलिटी क्या है, वो अपर क्लास से भी ऊपर रहता है, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति है। जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में बोल दे कि भी अभी भी वो चाय वाला है, चाय वाला थोड़ी रहा, अभी वो पहले था, तो उसके रिगार्डिंग आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करता हूँ फैलेसी ऑफ रेलिवेंस, क्या बात करते हैं, फैलेसी ऑफ रेलिवेंस। इनके फैलेसी ऑफ रेलिवेंस का मतलब लोगों को राजी करना, टू परसुएड पीपल विद इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन या अपीलिंग और टू इमोशन, इमोशनल करके, विदाउट लॉजिक का यूज हम यहाँ नहीं करते। जैसे अपील टू अथॉरिटी या आर्गुमेंटम एड आप वर्कडम या फिर आर्गुमेंटम फॉर रिस्पेक्ट, यानी कि जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जो भी स्टार्स होते हैं, फिल्म स्टार, वो कोई ऐड करते हैं और वो बोलते हैं मैं ये कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ, मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, तो आप भी एज इट इज़ उसको उस पर ब्लाइंड फेथ करके उसका यूज़ करने लग जाती है। यानी कि अथॉरिटी, अपने से तो बड़े हैं ना वो, उनकी बातों को मानकर आप काम करने लग जाते हो, ठीक है। वो सारा का सारा क्या कहलाता है, अपील टू अथॉरिटी उसको बोलते हैं। अपील टू अथॉरिटी का मतलब होता है जो बड़ा लोग है, जिसकी समाज के अंदर जिम्मेदारी, जो फिल्म स्टार वगैरह हो गए, भाई समाज को नशा मुक्त में नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो खुद फिल्मों में अगर नशा कर रहे हैं तो समाज क्या है, युवा तो उसको देख कर सीखता है ना, वही बात यहाँ पर आ जाती है। द फैलेसी हैपन व्हेन हम मिसयूज करते हैं अपनी अथॉरिटी का, और मिसयूज बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है भाई। तो अगर इफ़ वी अज्यूम एक्सपर्ट ओपिनियन इज ऑलवेज करेक्ट, हम बोलते हैं कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है वो हमेशा सही है, तो यहाँ पर जो फैलेसी आती है अपील टू अथॉरिटीज़ को हम बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, कमर्शियल क्लेम, यानी कि स्पेसिफिक ब्रांड है, ठीक है। कोई मान लेंगे माइकल जॉर्डन है जो भी एथलीस्ट है, वो बोलता है भी इस कंपनी इस ब्रांड के सीरियल आपको अनाज खाने चाहिए, जबकि क्योंकि उसने बोला कि मैं भी डेली इसको कंज्यूम करता हूँ, रियल टीम वो करता हो चाहे ना करता हो, लेकिन आपने मान लिया, इसको बोलते हैं अपील टू अथॉरिटी। नेक्स्ट वन आता है फिर अपना अपील टू पॉपुलर ओपिनियन। क्या आता है, अपील टू पॉपुलर ओपिनियन। इसके अलग अलग नाम है, ये नाम बार बार पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए इकट्ठे। एड पॉपुलम, बैड वैगन फैलेसी, अपील टू पॉपुलैरिटी, अपील टू मॉब, डेमोक्रेटिक फैलेसी, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा भाई, जो मैक्सिमम लोग जो किसी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं तो आप भी उसी का यूज करने लग जाते हो, बैड वैगन, भेड़ चाल की तरह, ठीक है। मान ले कोई बुक है वो फेमस है तो आप उसको खरीद लोगे, क्यों, क्योंकि बोला सर सारे खरीद रहे हैं, मैंने तो इसलिए खरीद ली, ठीक है। तो ये है आपकी फैलेसी। अटैकिंग द पर्सन या एड होमिनम या एड होमिनम, यहाँ पर उसकी पर्सनल बेसिस ऑफ पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, यानी कि उसके आप बोल दो कि करेक्टर पे उंगली उठा देते हो। तो क्या करते हो, मान लीजिए कि आप किसी से आर्ग्यूमेंट या बहस में ना जीत पाओ तो उसके करेक्टर पे उंगली उठा दो, बस उसके बैकग्राउंड पे उठा दो, भाई तो कहाँ से आया है, गरीब है, फलाना है, दिखाना है, तेरा ये था, तेरा वो था। बस आप क्या करते हो, जो मैटर चल रहा है उस पर नहीं जीत पा रहे, जबकि उसके करेक्टर के ऊपर चले जाए। टीवी डिबेट में यही तो होता है, डिबेट किसी टॉपिक पे चल रही है, वो अपने आप पर्सनल लेके चले जाते हैं, कोई राहुल गांधी पे, कोई आप बोल सकते हो नरेंद्र मोदी पे, कोई किसी पे, कोई किसी पे, तो वहाँ पर डिबेट ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए वर्ड यूज करते हैं अटैकिंग द पर्सन्स के रिगार्डिंग, जब आप किसी की करेक्टरिस्टिक्स बैकग्राउंड के ऊपर काम करते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया गया है,
क्या एग्जाम्पल दिया गया है, डोंट लिसन द राम भगत आर्गूमेंट। क्यों? क्योंकि उसने तो हाई स्कूल भी पास नहीं किया, तो उसकी बातें नहीं सुननी चाहिए। ये कहाँ का बात होगी भाई, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो बात सही नहीं करेगा। फिर आते हैं गैम्बलर फैलेसी। गैम्बलर का मतलब होता है जुए की तरह, ठीक है। अगर मान लिया कि आपने एक सिक्का उछाला और आपने पता भाई इसके सिक्के में 9 बार ये आया है, तो उसके बाद अगली बार क्या बोलो सर, अगली बार इसका उल्टा आ सकता है, 10वीं बार, तुक्का लगाते हो, गैम्बलर फैलेसी हो गया। फिर आते हैं जेनेटिक फैलेसी। जेनेटिक का मतलब होता है पेरेंट्स के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो। भाई अगर किसी ने बोल दिया, किसी माँ बाप ने भाई किसी को बोल दिया कि ये नहीं करना बेटा तो बेटा बेटी के लिए वही बात सही है, चाहे वो गलती क्यों ना बोलते। भाई इस पड़ोसी के नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। जेनेटिक फैलेसी अकर व्हेन क्लेम इज रिस्पेक्ट टू बी ट्रू और फैल्स बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ क्लेम। भाई ओरिजिन ने जो कह दिया वही मानना है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए अच्छे अच्छे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया गया है, माई पेरेंट्स टोल्ड मी, मेरे माता पिता ने बताया क्या, गॉड एग्जिस्ट। मेरे माता पिता ने कहा कि भगवान होते हैं, तो मैंने मान लिया कि होते हैं, ठीक है। मेरे टीचर ने कहा कि वुमेन जो बैड ड्राइवर होते हैं, उसको कार वगैरह बाइक वगैरह वो सही नहीं चला सकती, तो मैंने मान लिया कि वो सही बोल रही है। मेरे फ्रेंड ने कहा कि तुम झूठे हो, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूँगा क्योंकि तुम तो झूठे हो। किसने कहा? मेरे फ्रेंड ने कहा। तो इसको बोलते हैं जेनेटिक, आपको फैलेसी वर्ड यूज करते हैं। फिर आता है रेड हीरिंग फैलेसी। क्या वर्ड यूज करते हैं? रेड हीरिंग फैलेसी। रेड हीरिंग फैलेसी के अंदर क्या दे रखा है इसके अंदर, कि ये एक इरिलेवेंट टॉपिक के ऊपर आप बात करें, तो ध्यान भटकाने के लिए, टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ लिसनर एंड रीडर फ्रॉम द ओरिजिनल इशू। आप ध्यान भटकाने के लिए ऐसा काम करते हो, ठीक है। लाइक जो नोवेल वगैरह होते हैं, जब आप उसको पढ़ते हो तो बीच में कुछ ऐसे आपके ध्यान भटकाने के लिए वो कोई और बात लेके आ चला जाता है। जब आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो, स्टोरी कहानियाँ पढ़ते हो, तो जैसे कि एग्जांपल से आप समझोगे, जैसे मदर ने बोला कि बेटा सो जा, अब आपके सोने का टाइम हो गया स्वीटी। तो स्वीटी में अपनी मम्मी को बोलती, मम ये आंट फीड की जो चींटियाँ अपने बच्चों को कैसे खिलाती हैं। यानी कि वो क्या, देखो माँ तो बोल रही कि सो जा, जबकि बेटी बोल रही क्या, कि ये जो चींटियाँ हैं ये अपने बच्चों को कैसे खिलाती हैं। तो माँ क्या बोलती है, डोंट नो डियर, मुझे नहीं पता, बस क्लोज योर आइज और सो जाओ। तो फिर वो क्या बोलती है यहाँ पर स्वीटी, मम्मा बट मम्मा आंट क्राई, यानी कि जब वो भूखी होती तब रोते होंगे ना। तो कहने का मतलब उसकी माँ तो बोल रही कि बेटी सो जा, और वो कोई और ही टॉपिक पे बात करे, किस लिए, ताकि वो थोड़ा टाइम जाग सके, ठीक है ना, ताकि वो थोड़ा टाइम जाग सके। बस यही कन्वर्सेशन है, इसको बोलते हैं रेड हीरिंग फैलेसी। आप किसी का जो ध्यान है वो डाइवर्ट करना चाहते हो, तब इसका यूज किया जा सकता है। वीक एनालॉजी। वीक एनालॉजी में तो जो रियलिटी में है ही नहीं। जैसे एग्जांपल दे रखा हूँ, कार किल पीपल जस्ट लाइक गन। भाई कार है ना, लोगों को मार रही है आजकल रोड पे, जैसे बंदूक से लोग मरते हैं। तो इसलिए क्या बोल दिया, तो इसलिए बैन कर दो भाई किसको, कार को। क्यों? क्योंकि वो लोगों को मार रही है, ठीक है। गन को बैन मत करो, कार को बैन कर दो, क्यों, लोगों को मार रही है। फिर आता है संक कोस्ट फैलेसी, डूबी हुई लागतें। क्या होती हैं? डूबी हुई लागतें, मतलब जिसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। व्हेन यू नो इन एडवांस, जब आपको पता है एडवांस में, नथिंग टू बी फाउंड इन द फ्यूचर, कि कुछ भी फ्यूचर में नहीं मिलने वाला, कीप ट्राइंग बिकॉज ऑफ द इमोशन, सिर्फ अपने इमोशन के लिए लगे हो। जैसे पहले भी एग्जांपल दिया हो, तो कि मान लिया कि लड़का लड़की थे, प्यार करते थे, लड़की की शादी हो गई, अब भी क्या कर रहा है, लड़की तो चली गई शादी करके अपने ससुराल में, और लड़का अब भी उसकी गली के चक्कर काट रहा है। अब कुछ होना है क्या? नहीं, संक कोस्ट उसको बोलते हैं। अब होना जाना कुछ नहीं है, टाइम बर्बाद हो रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, संक कोस्ट फैलेसी। डिवीजन फैलेसी के अंदर क्या दे रखा है, जब एक चीज को आप पूरे पार्ट पर अप्लाई करने की कोशिश करते हो, देन वी टेक इट टू बी एप्लीकेशन द होल पार्ट, ठीक है। यानी कि जब कोई एक चीज पूरे पार्ट के लिए लागू हो, तब हम उसे एक पार्ट के लिए भी ट्रू मान लेते हैं। यानी कि कोई चीज पूरे पार्ट के लिए लागू हो तो हम उसके एक पार्ट के लिए, कि कोई चीज़ 100% है, उसके पार्ट भी क्या कहलाएगा, फिर वो भी ट्रू होगा, वो भी क्या होता है, 100% होता है। ये बात क्या करेंगे डिवीजन फैलेसी में, यानी कि जब पूरी होल चीज़ कंप्लीट है तो पार्ट भी कंप्लीट ही होगा। फिर आता है एक्सीडेंटल फैलेसी, टू मेक एक्सेप्शन टू व्हाट इज जनरली ट्रू। जो बात सामान्य ट्रू होती है उसके अपवाद निकालना। एक्सीडेंटल मतलब वो होता है ना भाई 100% सही, उसमें से कमियां निकालना। कमियां निकालना क्या कहलाता है, एक्सीडेंटल फैलेसी। भाई कभी कोई कमी नहीं उसके अंदर, फिर भी आप निकालने तो एक्सीडेंटल हो सकता है। आर्ग्यूमेंटम एड बैकुलम या अपील टू फोर्स, मतलब जब आप दूसरे पर्सन से आर्ग्यूमेंट में ना जीत पाओ तो उसको बोलते कोई बात नहीं, बाहर आना, तेरे को देख लूंगा, जब उसको धमकी देते हो, ठीक है। तो ये क्या है, जब अपनी पावर का गलत यूज कर रहे हो, थ्रेटन टू द अदर पर्सन, जब अपने धमकाते हो उसको। एंड मेरिकोर्डियम या अपील टू प्रीटी, ये इसका उल्टा हो गया।
जब आप डिबेट में ना जीत पाओ तो रोने लग जाओ, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर वो आपके इमोशनल होकर आपके साथ जुड़ जाए। जैसे एग्जांपल दे रखा है भाई, एक जो मिस स्वीटी है वो सलीम बस्ती में रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए उसको मिनिस्टर बना दो। क्यों? क्योंकि वो गरीब तबके से आती है, वहाँ पर रहती है। अपनी पॉलिटिक्स में काफ़ी चलता है ये सब कुछ। फिर आता है आपका स्टेकिंग द डेक, वन व्हेन वन साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट इज मिस्ड आउट। सिर्फ एक ही व्यक्ति के पक्ष ले रहे हो, दूसरा बोल ही नहीं रहा, उसको बोलने ही नहीं दिया रहा, स्टेकिंग द डेक बोलते हैं उसको। प्लेसिंग ब्लेम एल्सवेयर, अपनी कमियां दूसरों पे थोपना, टू अवॉइड द इशू को करने। फिर आता है कॉम्प्लेक्स कोज, यानी कि व्हेन ओनली वन फैक्टर और इवेंट कंसीडर द कॉजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स इवेंट। भाई कोई बड़ी घटना हो गई और उसके बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन आप सिर्फ एक ही फैक्टर को पकड़े बैठे हो कि इसके कारण ऐसा हुआ, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉज फैलेसी। मोरल इक्विवेलेंस, कंपेयरिंग थिंग ऑफ अनइक्वल साइज और ट्रीटिंग द इक्वल साइज। मतलब आप अनइक्वल चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो और फिर बोले कि मैच नहीं कर रही, मिल नहीं रही, तो उसको बोलते हैं मोरल इक्विवेलेंस। तो ये था आपका फैलेसी, लॉजिकल फैलेसी का टॉपिक, जिसमें हमने फॉर्मल फैलेसी और लॉजिकल फैलेसी की। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने सजेशन जो है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।